स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के देहरादून स्थित आवास पर लोक सेवा आयोग से चयनित औषधि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के देहरादून स्थित आवास पर सेवा आयोग से चयनित औषधि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही चयनित सभी 18 औषधि निरीक्षकों को खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने पहली तैनाती भी दे दी है। वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इन नियुक्तियों से विभागीय कार्यों में गति आएगी और दवा निर्माण और विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त निरीक्षकों को शुभकामनाएं भी दी। हमारे ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट में बड़ी कमी थी अधिकारियों की भी और कार्मिकों की भी। आज हमको 18 जो है अधिकारी मिले हैं और सभी लोगों को हमने उनको जिले आवंटन कर दिए हैं। अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसारण विभाग की जो दिक्कतें थी वह पूरी हो जाएंगी और मैं सभी 18 के 18 जो हमारे अधिकारी और कार्मिक आज नियुक्ति पत्र हमने जिनको दिए हैं, मैं अपने विभाग की ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और आज ही हमने सबको नियुक्ति पत्र भी दिए। सर, मिलावटी दवा एक बड़ा समस्या उत्तराखंड में जो हरिद्वार उधमसिंह नगर जिले हैं, किस तरह से? देखिए, मैं कल हरिद्वार था और मैंने वहाँ भी कहा है कि अगर किसी की भी कोई शिकायत मिलती है तो वह हमको ज़रूर बताएंगे और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, 4 धाम यात्रा शुरू है, स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण। देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग की मैंने बैठक रखी है 4 धाम यात्रा की और अभी मैं इसी हफ्ते उत्तरकाशी जिले में भी जा रहा हूँ और चमोली जिले में भी जा रहा हूँ और रुद्रप्रयाग जिले में जा रहा हूँ। तीनों जिलों की मैं समीक्षा बैठक भी करने जा रहा हूँ और सभी यात्रियों से मैं कहना चाहता हूँ कि यात्री हमारी SOP का भी ध्यान रखेंगे और साथ में किसी को भी यात्रा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। देहरादून के सहसपुर इलाके में एक बस और लोडर वाहन में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों को निकट के अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये बस विकास नगर से देहरादून की ओर आ रही थी। जानकारी के मुताबिक ये बस जब सिहनीवाला के निकट पहुंची तो सामने आ रहे एक लोडर वाहन से टकरा गई। इस हादसे के संबंध में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि हादसे की जाँच की जा रही है। हादसे में 15 लोग घायल हुए। उपचार के दौरान एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई। देखिए, सिंगनीवाला रोड पर एक बस पलटने का हादसा हुआ था जिसमें दो लोग की मृत्यु हुई है। जो दोनों युवा, एक बच्चा था जो स्कूल से उस बस में बैठा हुआ था और साथ ही साथ एक युवा भी जो लोकल उस पर ट्रेवल कर रहे थे, उनकी डेथ हुई है। 15 लोग टोटल लाए गए थे हॉस्पिटल, जिसमें 2 की डेथ हुई थी। बाकी लोग की माइनर और कुछ इंजरीज हैं जो डॉक्टर द्वारा अटेंड कर ली गई है। इसमें सभी खतरे से बाहर है। बाकी किन परिस्थितियों में बस ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे पलटी, इसका भी टेक्निकल मुआयना के लिए टीम पहुंच चुकी है। प्राथमिक रूप से ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी ओवर स्पीड थी और कहीं ना कहीं सामने एक गाड़ी लोडर जो बता रहे आने के कारण उससे टकराई और नियंत्रण खोने के बाद वो खेत में पलट गई। तो अभी तक जो टेक्निकल टीम है उस पर और निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो 15 लोग टोटल इसमें इंजर्ड हुए थे उसमें 2 की डेथ हुई है। बाकी 13 लोग इसमें अभी खतरे से बाहर है, जिनका इलाज चल रहा है। बालाजी मंदिर समिति ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। हेमलता समिति की प्रवक्ता ने बताया कि 10 अप्रैल से 2 दिवसीय आयोजन की शुरुआत होगी। पहले दिन बालाजी महाराज को भव्य श्रृंगार चोला अर्पित किया जाएगा। महंत पूर्ण चंद्र पाठक ने धर्म प्रेमी जनता से अपील की कि वे हनुमान जी का जन्मोत्सव अपने परिवार के जन्मदिन की तरह भव्य रूप से मनाएं। कार्यक्रम संयोजक अतुल कुमार गुप्ता ने बताया 11 अप्रैल से शाम 5 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मंदिर में संपन्न होगी। शोभा यात्रा के बाद विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। 12 अप्रैल को सुबह सुंदरकांड पाठ, महाआरती और विशाल भंडारे के बाद रात 8 बजे से बालाजी दरबार का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से आए कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। भक्तजन इस आयोजन में भाग लेकर बालाजी महाराज और अन्य दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
हनुमान जी के लिए कहा गया है, कहीं रीच पद सुन हनुमाना, काचुक साध रेहु बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाई। हनुमान जी इस कलयुग में वो देवता हैं जिनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। और ये बात हमने नहीं कही है, ये बात जामवंत कही। जामवंत ने जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का बिल्कुल शक्ति भूल गए थे तो जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति दिलवाई, याद दिलवाई, और उसी शक्ति के प्रारूप को हम इस कलयुग में पूज रहे हैं। की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और जिसमें हमारा आदरणीय पाठक जी का ये कहना है कि बाहर से इटावा से भी 5 पार्टियाँ आ रही हैं, प्लस यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से इसमें भाग ले रहे हैं और इसमें सब लोग ये चाहते हैं कि हनुमान जी जो बालाजी की जो लोग भक्त हैं वो लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सब लोग जितने भी इससे जुड़े हुए हैं और आदरणीय पाठक जी से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये इस साल की जो यात्रा है, तो इस साल की शोभा यात्रा है वो एक स्पेशल यूनिक बने और जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो। जोशीमठ ज्योतिर्मठ नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति की ओर से हर साल की भांति इस साल भी गांधी मैदान में भगवान रामचंद्र जी की लीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। हर दिन रात्रि के वक्त भगवान रामचंद्र की लीला का यहां पर मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र के भक्तगण सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से पहुंच रहे हैं और भगवान रामचंद्र की लीला का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन जोशीमठ ज्योतिर्मठ में हर साल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से 1 महीने पूर्व किया जाता है। इसी कड़ी में नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति रामलीला कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेमवाल ने बताया कि हमारी कमेटी के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भगवान रामचंद्र की लीला का मंचन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अब हमारे कमेटी के द्वारा कर दी गई। शुरुआती दिन में भगवान नरसिंह बद्री के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और इसके पश्चात रामलीला मैदान में एक महायज्ञ और साथ साथ महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया और कहा कि नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करेगी कि इस बार भगवान बद्री विशाल के धाम में खूब संख्या और यात्री आवागमन करें। गर्मी बढ़ते ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर बड़े रुद्रप्रयाग नगर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। आलम यह है कि प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी की कमी के चलते जल संसाधन विभाग ने पेयजल आपूर्ति को लेकर टैंकरों का सहारा लिया है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में हो रही, जहां पैदल चलकर ग्रामीणों को पीठ पर पानी ढोना पड़ रहा। वहीं दूसरी ओर जंगलों में भी आग लग रही है, पेयजल स्रोतों के सूखने का बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं अनीश पिल्लई अधिशासी अभियंता जल संस्थान ने कहा कि पानी की कलर के कारण ग्रामीण वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने और गर्मी बढ़ने की वजह से जल संकट और गहराता जा रहा है। हमारी जो समस्याग्रस्त पेयजल योजना है जो गर्मी की वजह से अभी अफेक्टेड है, उनमें से लगभग हमारी 26 पेयजल योजनाएं अभी प्रभावित हुई हैं बारिश न होने के कारण। और अगर अभी बारिश आगे नहीं होती है तो और भी योजनाओं के में पेयजल संकट होने की संभावना है। अभी जहाँ भी जिन क्षेत्रों में हमारे पेयजल अभावग्रस्त है वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं और कभी अगर ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे टैंकर ना पहुँच पाए तो हो सकता है हमें घोड़े खच्चरों की मदद से भी अब पेयजल आपूर्ति करनी पड़े। यात्रा मार्ग पे जो है हमारा अभी पेयजल आपूर्ति सुचारू करने का कार्य चल रहा है। अभी जो भी हमारे टीटीएसपी पीटीएसपी हैं उनकी पेंटिंग रंगाई पुताई का काम भी चल रहा है और पैदल मार्ग पे भी हमारा जो लाइनें हैं क्षतिग्रस्त लाइनें हैं उनको ठीक करने का काम और स्टैंड पोस्टों को पे पेयजल आपूर्ति का काम अभी वर्तमान में चल रहा है।